terms of motivation, first motivation था कि PR लेनी है. There is no other option. जब फ्रेंच सीख रहे हो तो बहुत वोकेबलरी आती है, बहुत फ्रेजेस, बहुत नई चीजें सीखने को हैं. तो हाउ डिड यू मेक श्योर दैट वी लर्न ओनली दोज वर्ड्स व्हिच आर हेल्पिंग अस एंड व्हिच आर इंप्रूविंग आवर ओवरऑल लैंग्वेज? And pretty much I trusted the process कि जो भी कर रहे हो क्वालिटी करो, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो अभी. रूटीन कैसी होती थी एग्जाम प्रिपेयर करने की? And that's when I realized कि it is possible to write everything in French and it is also possible to speak for 10 minutes. अपना सेशन था where you gave me tips and tricks of how to get your 60% work done. You gave me the 2-3-2 formula. I thought कि like I found the holy grail क्योंकि you had that experience before. You did it, you passed, and I was like, okay, this method will work really well if I do it. दिमाग में ये क्वेश्चन होता है, यार मैं गुजराती हूँ, मेरा गुजराती एक्सेंट ऐसा है या मेरा पंजाबी एक्सेंट ऐसा है, will I be able to speak French? A1, A2 और B1 का जितना जो ग्रामर है वो जनवरी एंड तक सारा कुछ खत्म कर दूँ बिकॉज आई वाज स्टिल वर्किंग. अगर वो बेस बन गया आई वुड बी एबल टू फिनिश इट क्विकली. इट्स बेटर टू गो विद अ नॉन नेटिव. Why do you think so? बिकॉज हम नेटिव नहीं है. फॉर अस वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक सीखने के लिए वी विल हैव टू कंपेयर द बेसिक्स विद आइदर इंग्लिश और विद आवर ओन मदर टंग. And you used to work full time, like I think it is possible. You just have to make sure you have a proper plan to follow. You go according to that plan. Don't deviate yourself and you are good to go. हेलो एवरीवन. सो आज मिलते हैं दर्शन पटेल से. दर्शन कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप बताएं. बहुत बढ़िया, थैंक यू. एंड आई वांट टू गिव यू गाइस एन अपडेट कि दर्शन ने अभी TEF कैनेडा एग्जाम क्लियर किया है विद अ ग्रेट स्कोर. दर्शन आप स्कोर बताइए अपने कितने? I got 7 in speaking and writing, 9 in reading and 8 in listening. सो कैसा लग रहा है? आई नो अच्छा तो फील हो ही रहा होगा, बट जब रिजल्ट आया सुबह तो कैसी फीलिंग थी? अच्छी फीलिंग थी. इट वॉज ओवरवेलमिंग. आई कुडंट बिलीव कि मैं पास हो गया. बट इन द एंड जो रिज़ल्ट है यू कैन सी दैट कि नहीं पास हो गए. सो दैट वाज अ गुड फीलिंग कि पास हो गए, मेहनत रंग लाई. सो तुम्हारी अगर हम प्रोफाइल की डिस्कशन करें, दर्शन यू केम आफ्टर 12th राइट? कनाडा में 12th के बाद आए थे. एंड कैसे 12th के बाद वर्क से लेकर फ्रेंच सीखना डिसाइड करने तक ये कैसे डिसीजन बना कि हाँ मैं फ्रेंच सीखना शुरू करूँगा? सो फ्रेंच सीखने के लिए दैट वाज जनवरी 2023 व्हेन आई थॉट कि फ्रेंच करनी चाहिए क्योंकि उस वक्त नए फ्रेंच के ड्रॉज आने शुरू हुए थे. बहुत कम स्कोर होते थे एंड कंपेयर टू उस वक्त के जनरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज फ्रेंच के बहुत कम होते थे. सो आई वाज लाइक आई शुड डू इट. जनवरी 2023 में मैंने वो सोचा बट आई इम्प्लीमेंटेड इट इन नवंबर एंड लाइक दिसंबर ही बोल दो, दिसंबर को शुरू किया था फिर. सो इट टुक अ होल टाइम ऑफ थिंकिंग, डूइंग सम रिसर्च, दिस एंड दैट, एंड देन आई वाज लाइक ओके ना कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इट. लेट्स डिस्कस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. जब तुमने फ्रेंच सीखना एकदम ABC और या A से जब स्टार्ट किया फ्रेंच सीखना, तो उस टाइम पे क्या मेंटेलिटी थी फ्रेंच को लेकर और कैसे बिकॉज ऑब्वियसली यू लर्न विद फ्रेंचिफाई, तो फ्रेंचिफाई के साथ कैसे स्टार्ट किया, बट खुद भी फ्रेंच सीखना कैसे स्टार्ट किया, तो वो माइंडसेट कैसे बना एंड हाउ वाज द बिगिनिंग फेज? So the beginning was tough because first of all नई language है, you don't know how to start, what to do, what not to do. But I did a lot of research first of all कि कितने लाने पड़ते हैं, कहाँ से शुरू करना है, ये वो. And then I also did a lot of trial classes with a lot of people. In the end, one of my friends sent me a reel. And then that's when I joined Friendship. And I connected with you because you also came after 12th. You also gave your French exam and you got your PR. So I was like, this person might know something that I'm experiencing right now. So that's why I joined. And when I joined, I found that the classes and the audios, everything was really matching up to the level that what I wanted to learn. So that's what I did basically. उसके हिसाब से पढ़ा मैंने. लेकिन mentality wise, it was कि होगा कि नहीं होगा. I still remember talking with my friends and family कि I have started it, but let's see what happens. You never know. And I was not sure कि I'll be able to crack it or not. And एक साल बाद आज बैठा हूँ, पास होके बैठा हूँ, so it feels good. लेकिन उस वक्त ऐसा था कि because you don't know what is certain, what is not certain, so उसकी वजह से it took a bit of convincing yourself कि नहीं भाई करो, कुछ ऑप्शन है नहीं, करो वैसा. पहले हमारे दिमाग में ये गोल होता है ना कि हाँ आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये इतने XYZ नंबर ऑफ मंथ्स में क्लियर करना ही करना है, या 12 मंथ्स में 13. अब तुम्हें पूरे 12 मंथ्स लाइक एग्जैक्ट लाइक आई वुड से इवन 11.5, बट चलो 12 मंथ्स लगे क्लियर करने में. तो उस टाइम पे ये गोल था कि हाँ 12 महीने में ही करनी है. उस टाइम पे मेरा गोल था वर्क परमिट एक्सपायर हो उससे पहले करनी है. बट
that was not possible because एक दो महीने पहले ही expire हुआ, but still I was able to do it within the time frame that I had, क्योंकि जनवरी में I decided, I changed my goal. I was like ये साल ख़त्म हो उससे पहले हो जाना चाहिए, because what I understood by then was कि language was easy, the exam is not. So exam takes time. So it's like IELTS. You know English, you can't get 777-8 right away. It takes time. So that's what मेंटालिटी आई हैड कि नहीं भाई जितनी ट्राइज करनी पड़ेंगी करेंगे, बट इस साल के एंड तक करेंगे वैसा। टॉकिंग अबाउट दिस ऑल्सो, मैं ये स्पेसिफिकली आज ये मैं बात करना ही चाहता हूँ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे कम टू मी एंड दे आस्क कि यार हमसे फ्रेंच होगी, स्पेशली गुजराती कम्युनिटी, अगर गुजराती कम्युनिटी भी ले लो या पंजाबी कम्युनिटी, कोई भी यू नो दोज हु आर लर्निंग फ्रेंच, दिमाग में ये क्वेश्चन होता है यार मैं गुजराती हूँ, मेरा गुजराती एक्सेंट ऐसा है या मेरा पंजाबी एक्सेंट ऐसा है, विल आई बी एबल टू स्पीक फ्रेंच? हो गया है ना, तुमसे भी हो गया। सो तुम्हारे पहले दिमाग में ये थॉट्स थे कि हाँ भाई बीइंग अ गुजराती पर्सन विल आई बी एबल टू डू फ्रेंच और नॉट? अगर थे तो उनको कैसे साइडलाइन किया, या अगर किसी ने तुम्हें यू नो थोड़ा ऐसे कहा कि नहीं ये तो नहीं होगी, उनको तुमने नेगेटिविटी को कैसे टैकल किया? सो अर्लियर मैंने सोचा नहीं था कि मेरा गुजराती एक्सेंट बीच में आएगा कि नहीं। व्हाट आई फेल्ट वाज कि आई शुड नो द लैंग्वेज एंड आई शुड स्पीक इट। मुझे ऐसा ही लग रहा था क्योंकि जब मैं ग्रामर कर रहा था इट वाज कि आई जस्ट हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके बाद जब मैंने अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया तो पता चला बहुत डिफ़िकल्टीज़ है मेरे लिए कि मेरा एक्सेंट इतना स्ट्रॉन्ग था गुजराती वाला कि इट टेक्स टाइम टू यू नो अडेप्ट द फ्रेंच एक्सेंट। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ बेसिकली आई वुड जस्ट मिमिक what I would hear in the translator, I would just mimic that. And वही ट्राई कर रहा था। एग्ज़ाम में मेरा 100% फ्रेंच एक्सेंट था नहीं। I was, I think 80% there, but still I was able to get a good grade in that. I was able to clear it. Why? Because I knew my grammar. I knew 80% of the pronunciation, and then that's what helped me. Yeah. And when it comes to negativity from outside, उसका ऐसा था कि I had a couple of people tell me कि it's not easy to do French. It's better to just get LMIA and finish it. But LMIA for me was something that was costly, and that doesn't give you anything in the long term. It just gives you the PR that you want, but it doesn't give you anything in the end. So for me, French was, I learned something from French, like a skill, and I will be able to use that skill in the future to help others if possible, right? So right now, for example, if one of my friend asks, is it possible LMIA नहीं करना है, तो then I can tell him like proudly that you can go for it because French is an easier route than LMIA. ओके, सो जर्नी यू नो जब आपकी फ्रेंच की जर्नी स्टार्ट हुई तब से स्टार्ट करते हैं कि पहले वाले लेवल्स कैसे थे और फिर बाद में वाले लेवल्स कैसे थे, और फ्रेंचिफाई के साथ कैसे कैसे हमने उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग की। सो सबसे पहले यू स्टार्टेड एट A2, ठीक है, A1 यू बिल्ट अ बेस बाय योरसेल्फ, सो आपने खुद स्टडी किया था। सो वो कैसा था व्हेन यू वर डूइंग सेल्फ स्टडी? क्या उसमें चैलेंजेस भी आए, बट कहाँ पे ऐसे लगा कि ओके ये तो हो जाएगी, मुझे आगे यू नो कोचिंग लेनी चाहिए फ्रेंचिफाई के साथ? सो एट दैट टाइम द issue that I had was कि whatever I used to study I would compare it with English. And I would be like, English में ऐसा है तो French में क्यों है? But it never came in my mind कि ये कभी हिट नहीं हुआ ऐसा दिमाग में कि अगर सेम होता तो फिर फ्रेंच अलग लैंग्वेज होने का फ़ायदा क्या है? अलग लैंग्वेज है इसलिए सारा कुछ अलग है। So that's what I didn't realize at that point, but I realized that after I finished all the grammar, तब जाके पता चला कि इनकी ग्रामर इन्होंने बहुत स्पेसिफिक बनाई है। एवरीथिंग रिक्वायर्स स्पेसिफिसिटी, अ लॉट ऑफ स्टफ, स्ट्रक्चर, सारा कुछ। बट व्हेन इट केम विद लर्निंग विद फ्रेंचिफाई में ऐसा था कि यू व्हाटएवर यू यूज्ड टू एक्सप्लेन यू वुड फर्स्ट एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश एंड इट्स वर्जन इन फ्रेंच। सो दैट बिकेम ईजियर फॉर मी, एंड आई थिंक यू स्टिल नो मैं कभी कोई डाउट सेशन में आया नहीं हूँ बिकॉज सारा कुछ जो चाहिए था वो वीडियोस में आ जाता था। एंड यू सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर डूइंग एग्जाम स्पेसिफिक, राइट? सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू, लाइक लर्न एज मच एज आई कैन ऑन माई ओन, even though I had Frenchify courses, but still I would try to you know teach it back to myself, क्योंकि उसके बाद ही you would be able to understand more कि भाई मैं समझा और मैंने खुद को समझा है वैसे।
So that's the thing I want to make it clear to others as well कि the thing is कि जब आप फ्रेंचिफाई प्रोग्राम्स में भी A1 से ही स्टार्ट करोगे, A1 से ही हमारे हफ्ते में 4 लाइव सेशंस होते रहते हैं और उसके साथ ऑनलाइन प्रोग्राम भी हैं. सो एवरी वीक आउट ऑफ 7 डेज 4 डेज आप लाइव सेशंस में आ रहे हो और उसके अलावा डाउट सेशंस के अलावा आप कोर्स से भी सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो. दर्शन डिडंट इवन नीड टू डू इट बिकॉज ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट. सो द थिंग इज कि कोर्स में इन इटसेल्फ देयर इज एवरीथिंग, बट स्टिल इफ यू नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, इफ यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प, ऑलवेज कम इन टू दोज डाउट सेशंस. दर्शन को वो जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ही वाज एबल टू डू इट क्विकली. सो आपका A1 A2 आई बिलीव दर्शन उसको कितना टाइम लगा होगा? उसका ऐसा था कि आई डिडंट रियली काउंट हाउ मच टाइम इट टुक, बट what I did was basically when I started with Frenchify, I started everything again. So even though I purchased a Frenchify course at the end of November, मैंने वो A2 वाला जनवरी तक छुआ ही नहीं था क्योंकि मैंने फिर से A1 से शुरू किया था just to make myself much more get more acknowledged with it in short. So that's what I did. But my plan was कि A1, A2 और B1 का जितना जो ग्रामर है वो जनवरी एंड तक सारा कुछ ख़त्म कर दूँ बिकॉज आई वाज स्टिल वर्किंग एंड माई प्लान वाज कि अगर वो बेस बन गया आई वुड बी एबल टू फिनिश इट रियली क्विकली एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई वाज वर्किंग एंड आई वाज डूइंग द ग्रामर टुगेदर. आई डिडंट लीव माई जॉब अर्लियर. आई लेफ्ट माई जॉब व्हेन आई थॉट कि ओके अब जॉब से कोई फ़ायदा नहीं होगा, 15 पॉइंट ही मिलेंगे एक एक्स्ट्रा साल करने के, फ्रेंच से 62 पॉइंट्स मिलेंगे, सो व्हाई नॉट गो फॉर दैट. दैट्स व्हेन आई थॉट कि नहीं अभी जॉब छोड़नी चाहिए वैसा. सो टेक्निकली तुम्हारा बेसिकली वी कैन से कि तुम्हारा चलो थोड़ा सा बेस A1 का बिल्डअप हुआ था, बट प्रॉपर तुमने सिलेबस जनवरी से स्टार्ट किया, वो भी 2024 की ही जनवरी से. सो 2024 जनवरी से लेकर in the starting of December. So I mean technically 11 महीने ही हुए हैं, but we can still say 12 months because थोड़ा सा आपने बेस थोड़ा सेटअप कर लिया था. So that's a great pace honestly. तो फिर okay, so A1 A2 about कितना वो A1 A2 and B1 सबका सिलेबस जनवरी में खत्म हो गया था. So A1 was more like 2023 वाला क्योंकि A1 में जैसे मैंने बताया आई डिड माई रिसर्च वे जनवरी से शुरू किया था. सो कि करना है कैसे करना है. आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ एक्चुअली, लाइक यूट्यूब वीडियोस देखता था, ये देखता था, कुछ पता तो नहीं चल रहा था बट फिर भी देखता था. फॉर सम रीज़न आई फेल्ट कि यहाँ से कुछ होगा, एक दिन तो होगा ऐसे करके. सो प्रॉपर जब पढ़ना शुरू किया दैट वाज लाइक एंड ऑफ नवंबर एंड वो मुझे पता है आई स्टार्टेड इट विद माई फ्रेंड and that's when we started doing it all together. But for me I had my own personal goal कि भाई okay if I have took the course I'll take the best like the most out of it and finish it as soon as possible. So that's why I planned कि भाई January end तक सारा कुछ हो जाए, सारा मेरा ग्रामर बेस हो जाए. एंड बाय दैट आई मीन कि अंडरस्टैंड व्हाई द ग्रामर इज़ मेड, लाइक बेसिकली कि बेस उन्होंने बनाया है ग्रामर का, देन वो क्यों बनाया है. वंस आई नो ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स आई कैन डाइव डीप इनटू द लैंग्वेज. दैट वाज माय प्लान. तब तक आई डिडंट नो हाउ टू लर्न अ लैंग्वेज इन अ ईयर, बट फॉर मी आई हैड वन थिंग क्लियर कि भाई एग्ज़ाम देनी है तो पहले ग्रामर तो पता होनी चाहिए. ग्रामर इज़ द बेस. सो जब मैंने ग्रामर ख़त्म किया तब ऐसा नहीं था कि आई न्यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बाय हार्ट एंड everything कि नहीं भाई if I give an exam right away I would get everything correct, but it was more like understand the concept behind it. For example if there is a concept of avoir or être, like age में avoir use करते हैं, बाकी सब में être use करते हैं, तो वो क्यों करते हैं. So that is what I went to कि why they are doing that. And अगर मुझे ना पता चले then I would just fix it in my head कि भाई दूसरी language है तो don't question it, just go with the flow. So that's what I did basically, and that's how I finished grammar. And then I started diving deep into the language, listening, reading, writing, speaking. तब जाके मैंने शुरू किया था because I was in a time crunch in short, yeah. What made you reach out to me हाँ कि भाई ये व्योम पढ़ा रहा है इसी के साथ पढ़ेंगे, और वो कैसे कनेक्ट किया तुमने मेरे साथ? उसका सिंपल रीज़न ये था कि जब मेरे फ्रेंड ने मुझे आपकी रील भेजी, the one thing I connected most was you came after 12th and gave your French exam, you got your PR, and I felt like you have the same journey as mine. So I thought that I would be able to connect with you more. So that was the main reason. Second thing ये थी कि I had a lot of experiments with different coaches and different academies and everything. But I found that कि जिसने मेरा experience किया हुआ है पहले से, उससे सीखना is much better than going out with somebody else. So and that's also one more thing that I thought कि अगर
if I found your reel back in January 2023, I would have finished my French journey by the end of January 2023. But it wasn't possible that time. जो होना था वही होना था. But yeah, that was the basic reason कि I was able to connect with you. Yep. And because we are celebrating Darshan's TEF Canada success story, if you would like to enroll into French classes, you will be able to use this code Darshan50, through which you will get a $50 discount on the Frenchify program if you are a beginner. And स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी होता है कि अच्छा फ्रेंच सीखनी है तो जो फ्रेंच नेटिव है उसी से सीखनी है. डज इट रियली मैटर? For me, I think it's better to go with a non-native. Why do you think so? That Because हम native नहीं है. For us, we need to first understand the basics. Basics सीखने के लिए we'll have to compare the basics with either English or with our own mother tongue. और सीधा अगर native के साथ कहेंगे तो उनको वो problems नहीं पता चलेंगी जो हमें हो रही है. For example, French में हर एक चीज़ का gender होता है. For them, it's normal क्योंकि वो छोटे थे तब से देख रहे हैं. हमारे लिए it's not normal because in English there is no gender for non-living things, right? So to compare that in English to French is tough. उनके लिए ऐसा होता है कि भाई कार इज़ अ फीमेल तो फीमेल है, देयर इज़ नो क्वेश्चन फॉर दैट. वी हैव या हमारे लिए बहुत क्वेश्चंस होते हैं. सो इफ़ यू गो विद अ नॉन नेटिव, दैट नॉन नेटिव विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर with your language or with English. So that's why I thought कि non-native is better. एंड चलो ये A1 A2 कंप्लीट हो गया. सो आपका मेन गोल पहले तुम्हारा था कि जस्ट गेट डन विद द ग्रामर ASAP, राइट? और B1 पे भी आई रिमेंबर कि व्हेन यू स्टार्टेड विद B1 वो भी हफ्ते में डन करके यू वर लाइक कि चलो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम स्पेसिफिक. और ऐसे ही होता है फ्रेंचीफाई प्रोग्राम्स में, हम B1 से ही मेनली एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं. सो जब तुम्हारा वो हुआ तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एट दैट टाइम कि हाँ भाई अब ग्रामर खत्म होगी, अब ट्रेनिंग कैसी रही तुम्हारी और अब अप्रोच भी कैसी रही तुम्हारी? So first of all, once my B1 तक ग्रामर हो गया था, my first thing what I did was I found कि एग्ज़ाम में क्या फॉर्मेट है, एग्ज़ाम में क्या आएगा. एंड दैट स्कैर्ड मी अ बिट बिकॉज आई डिडंट नो कैसे ऐसे लिखते हैं, कैसे आर्टिकल लिखते हैं, फ्रेंच में कैसे करूँगा, कैसे इतना 10 मिनट तक बोलना इज़ अ लॉट in French, and that was tough. I was like how to do it. But when we had that first session where you explained to me कि इस format में, इसमें ये format है, इस subject में ये होगा, इस section में ये होगा, that really simplified it for me. But जो second अपना session था where you gave me tips and tricks of how to get your 60% work done, that was very easy for me. That I thought कि like I found the holy grail वैसा था क्योंकि you had that experience before. You did it, you passed, and I was like, okay, this method will work really well if I do it on my own. And that's what happened. I followed the same method. The only thing I did was I just added some more expressions जो थोड़े हम इंटरनेट से यहाँ से लेते हैं, and that helped me get a better score. Yeah. So Yeah, so it's kind of like, you know, using that same structure with your own personalized expressions and stuff. और वही recommend होता है कि because it makes you relate more to it जब आप खुद के भी बीच में. For example, writing का मुझे अभी भी याद है, we used to, you know, वो जो 2-3-2 वाला रूल था, हम वो अभी अप्लाई करते हैं हमारी राइटिंग्स में. Yeah, specifically let's talk about writing and speaking exam specific preparation. तो उसमें you know, what difference did you see कि जो तुम्हें लगा कि अच्छा अब ये तो हमने ये चीज़ कर ली, राइटिंग में ये चीज़ कर ली, स्पीकिंग में अब तो it's matter of just, you know, continuation. okay, when it came to speaking and writing, I saw a lot of videos online. There are a lot of people online who have described कि क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सारा कुछ. बट उस वक्त कुछ दिमाग में घुसता नहीं था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो द वोकेबलरी एट विच लेवल वोकेबलरी दे आर यूजिंग, एंड सेकेंड थिंग वो सारा कुछ आपके लिए सिंप्लीफाई तो करते हैं बट हम इम्प्लीमेंट करके कोई बंदा हमें चेक कैसे करे और हमें फीडबैक दे, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग. सो व्हेन वी हैड आवर सेशंस आई नोटिस्ड के यू गिव मी द 2-3-2 फार्मूला. फिर दैट वाज फॉर सेक्शन ए. सेक्शन बी के लिए भी यू गिव मी अ होल स्टॉक कि ये वाला दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड, यू कैन यूज़ इट टू. सो व्हाट आई फाउंड इट कि द स्टॉक दैट यू हैड उसमें मैंने अपना पर्सनलाइज टच दिया एंड देन आई डिड इट. एंड आई थिंक हमारे दूसरे क्लास से ही आई वॉज एबल टू गेट एवरीथिंग करेक्ट. And that's when I realized कि it is possible to write everything in French and it is also possible to speak for 10 minutes. And that helped me a lot because 60% काम मेरा वहीं पे हो गया. The only 40% was my input which I had to do it eventually by practicing.
एंड आई स्टिल रिमेंबर उसी अटेम्प्ट उसी के आई थिंक वी जस्ट डिस्कस्ड इट फॉर 2-3 वीक्स और तुमने एग्जाम बुक किया हुआ था अपना पहले वाला, यू जस्ट वांटेड टू गिव जस्ट टू सी कि एग्जाम कैसा है, पैटर्न कैसा है, एंड उसी में जस्ट आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट राइटिंग और स्पीकिंग में ही यू गॉट CLB6 B2 सो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट दैट स्ट्रक्चर. अगर वो स्ट्रक्चर ही खुद हो जाए दैट गेट्स 60% काम वहीं पे हो जाता है. सो आई फील वेरी गुड कि तुमने वो अप्लाई किया बिकॉज उस पर ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि दैट स्ट्रक्चर वर्क्स. Now let's talk about specifically, proper B2 level exam specific preparation or overall preparation for TEF Canada to clear it. Not just कि हाँ भाई अभी attempts दे रहे हैं, but just properly उसको clear करना. Let's say you book an exam, उसके महीने पहले what used to be your routine कि हाँ हमने क्लासेस में तो ये प्रैक्टिस की, उसके अलावा खुद की रूटीन कैसी होती थी एग्जाम प्रिपेयर करने की? खुद की routine was pretty simple because I only had 4 things to focus on: listening, reading, writing and speaking. राइटिंग और स्पीकिंग वी यूज टू डू इट इन द क्लासेस, क्योंकि हर एक क्लास के बाद प्रोग्रेशन दिखता था मेरा. आई फेल्ट कि राइटिंग एंड स्पीकिंग इज़ टफ इन फ्रेंच बिकॉज दैट इज़ द सिचुएशन इन इंग्लिश, बट ऐसा नहीं है. राइटिंग एंड स्पीकिंग इज ईजी, वेयर एज लिसनिंग एंड रीडिंग आर मोर टफ. बट वो उस टाइम पता नहीं था. पहला अटैम्प्ट दिया, फिर पता चला कि भाई लिसनिंग और रीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग और स्पीकिंग तो स्ट्रक्चर से ही CLB6 आ गए, विच वॉज लाइक रियली गुड फॉर मी कि स्ट्रक्चर हो गया. I just had to add a bit more effort to get that 7. जो मेन था वो था listening and reading. So for listening and reading, I did a lot of stuff. I focused on the videos and texts that you gave in the Frenchify course. I also went to the videos and YouTube videos and news articles that you recommended. And pretty much I trusted the process. But the first thing I did was, whatever I used to do it, I used to do it like 5 to 6 times. कि जो भी कर रहे हो क्वालिटी करो, क्वांटिटी पे ध्यान मत दो अभी. तो फॉर एग्जांपल 2 घंटे किया लिसनिंग, तो 2 घंटे लिसनिंग में आउट जस्ट डू लाइक 3 ऑडियोज़. बट वो 3 ऑडियोज़ ऐसा था कि अभी भी आप मुझे सुना दो, मैं वर्ड टू वर्ड बता दूंगा कि क्या है. तो उतना ऐसा नहीं कि रटा है, बट आई अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट कि उसमें क्या बोल रहे हैं, क्या वोकैबुलरी, एवरीथिंग. एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड अलॉट, क्योंकि पहले के 2-3 महीने होते हैं, अगर उसमें ये कर दिया तो एग्ज़ाम में जो 2 मिनट में जवाब देना होता है वो 1 मिनट में हो जाता है. हाँ, नो दैट्स ट्रू. एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं ना यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि आपको, अगर आप नॉट विद मी बट विद एनीवन, अगर कोई भी फ्रेंच सीखने का सोच रहे हैं ना, ये मत सोचो कि वो आपको हर एक चीज़ स्पून फीड करेंगे. क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे मैंने भी आपको सारी रिसोर्सेज स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ प्रोवाइड की, बट एट द एंड ऑफ द डे इट वाज योर सेल्फ स्टडी, जिसके हार्डवर्क के कारण ही यू आर एबल टू गेट एट दैट लेवल, राइट? क्योंकि आई रिमेंबर फॉर चलो स्पीकिंग और राइटिंग का तो हमारा इन सेशन प्रॉपर एनालिसिस होता रहा, बट फॉर रीडिंग एंड लिसनिंग उसमें वी रियली हैव टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी ऑन रेगुलर बेसिस. रीडिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग प्रैक्टिस, जो मैं रिसोर्सेज देता हूँ सबसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है. सो वो आप स्टूडेंट्स जो भी फ्रेंच सीख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि कितना सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है? सेल्फ स्टडी आई वुड से इज़ द फर्स्ट थिंग. जैसे मैंने बताया, आई गॉट द स्ट्रक्चर से सिर्फ मेरे CLB6 आए. मुझे अपना खुद का मतलब सेल्फ स्टडी करना पड़ा इन ऑर्डर टू गेट दैट 7 इन स्पीकिंग एंड राइटिंग. और 80% आपका काम कर देगा, वो जो 20% है दैट्स योर सेल्फ स्टडी. बट व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग एंड रीडिंग, उसमें आउट से ऑपोजिट है. उसमें 80% आपको करना पड़ेगा, 20% इज अकॉर्डिंग टू द कोर्स, क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ बिग थिंग. लाइक टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू आर रीडिंग, टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू आर लिसनिंग इज टफ. और फ्रेंच में इट इज़ रियली टफ बिकॉज इट गोज क्विकली. सो फॉर दैट I had to focus more on listening and reading. I used to study, for example, 3 to 4 hours. So I used to divide it throughout the day. ऐसा नहीं कि एक बार बैठ गए तो शुरू हो गए 4 घंटे के लिए. I would do 1 hour early morning, 1 hour in the middle when I get my break or something, then 1 hour at the end जब सोने की बारी आई तब. उससे पहले 2 घंटे पढ़ लिए. वैसा I would structurize it. और अगर 1 घंटा मैंने सुबह किया तो I would just do speaking and writing because that is when I would be creative, early morning. फिर जब शाम को आया तो आई विल डू रीडिंग, और जो एंड रात को आई विल डू लिसनिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ सुनना ही है. आई डोंट हैव टू डू एन एक्स्ट्रा वर्क, आई जस्ट हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड. सो दैट्स व्हाट आई डिड. बट आई यूज्ड टू डू क्वालिटी स्टफ. लाइक अगर 1 घंटा बैठा हूँ तो सिर्फ 2 ही ऑडियो होगा या फिर 2 ही आर्टिकल होंगे, और वो पूरा अच्छे से समझना है. एंड देन वही चीज़ 1 वीक के बाद सुनना है फिर से, टू नो हाउ मच यू रिटेन्ड.
that's what I did basically for listening and writing. हर एक चीज़ को आपको अच्छे से 100% क्वालिटी से ही करना पड़ेगा. अब जैसे अभी बहुत स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रगल फेस करते हैं यूजुअली व्हेन दे आर, जब उनकी ग्रामर खत्म हो जाती है, जब वो लिसनिंग रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, दे आर लाइक कि मैं एक ऑडियो कर रहा हूँ 5 मिनट की 6 मिनट की, उसको समझने को 1-1 घंटा लग रहा है. बट दी ऑनेस्ट द रियलिटी अबाउट दिस इज कि वो लगेगा, वो 1 घंटा स्टार्टिंग में तो लगेगा ही. वो चाहे 6 मिनट की 8 मिनट की कोई वीडियो लगाओ, या आर्टिकल है 200 वर्ड्स का, उसको 1 घंटा लगेगा. बट ओवर द टाइम जब आप महीने बाय महीना वो धीरे धीरे करते रहो, दैट टाइम स्टार्ट्स टू डिक्रीज और आपकी स्पीड बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट. सो वो तुमने नोटिस किया, वो कैसे लगा था कि हाँ स्टार्टिंग में पहले इतना टाइम लग रहा है बट क्लोज टू द एग्जाम जस्ट स्कैन करके सारा कुछ समझ आ जाता है. Yeah, I also remember telling you this, I think a couple of days ago, एग्ज़ाम पास होने के बाद, कि जब मैं पहले 300 से 400 वर्ड का आर्टिकल पढ़ता था, it would take me more than an hour to understand everything and read it. एग्ज़ाम में 300-400 वर्ड के जो 4 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो मैंने 10 मिनट में ख़त्म किए थे. एंड आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट दैट कि ये सही है सारा कुछ. वाई? बिकॉज ऐसा पॉइंट आ गया था कि आई वुड जस्ट स्किम थ्रू इट एंड आई वुड नो कि इसमें क्या चल रहा है, एंड आई वुड गिव द आंसर राइट अवे. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट वाज कि क्योंकि मैंने पहले ऐसा क्वालिटी काम किया था, उसकी वजह से आई वाज एबल टू आंसर एवरीथिंग इन 10 मिनट्स. अगर वो नहीं किया होता तो अभी भी आई वुड बी अ बिट स्लो इन अंडरस्टैंडिंग हाउ टू रीड, लाइक हाउ टू अंडरस्टैंड इट एंड हाउ टू आंसर इट. और उस वक्त व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, एज यू नो ऑलरेडी, कि फॉर एग्जांपल आज 2 आर्टिकल पकड़े तो वो 2 समझने के बाद ही आई वुड गो टू द नेक्स्ट वन. एंड वही 2 आर्टिकल फिर 1 वीक के बाद सुनता था. फिर उस वक्त आई वुड नोटिस राइट अवे कि एक वीक के बाद 1 घंटे से कम हो रहा है टू अंडरस्टैंड इट, टू रीड इट क्विकली. एंड इन दी एंड, बिकॉज आई डिड ऑल दैट सेल्फ स्टडी, आई वॉज एबल टू आंसर एन आर्टिकल ऑफ 300-400 वर्ड्स in, for example, 3 to 4 minutes, which was easier. Yeah. और ये पास 3-4 महीने तो हमने भी बहुत रिसर्च करके ऐसे टॉपिक्स या फिर ऐसे रिसोर्सेज ढूंढ निकाली हैं जो हमें पता है कि ये तो एग्जाम में आती ही आती हैं, सो यहाँ से पढ़ो. तो दर्शन, अच्छा ये बात बताओ कि तुम्हें ये कब लगा कि चलो अब तो बस हो ही गया, ऑलमोस्ट वी आर डन विद द टफ एग्जाम, नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ बिट मोर. सो वो ओवरऑल जर्नी कब लगा? So I think that moment was when I gave my second last attempt, क्योंकि जब उसका रिज़ल्ट आया, उसके रिज़ल्ट में ऐसा था कि 3 चीज़ें क्लियर हो गई थी, बस लिसनिंग क्लियर नहीं हुआ था. और वो भी एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ था, which was really sad, but that was a turning moment for me because I understood कि अब हो जाएगा. And you can see that in the result कि listening और reading में ज़्यादा आए और speaking और writing में कम आए, because I just kept that moderate. उस पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था जितना मैंने लिसनिंग और रीडिंग पे दिया था. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर टेलिंग यू कि इस बार लिसनिंग में 7 नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा आएंगे, और इस 8 आ गए. और बहुत कॉन्फिडेंस था कि यू न्यू व्हेन यू वर गिविंग द आंसर्स, यू न्यू कि हाँ ये सही है, ये ही होगा. सेम थिंग विद रीडिंग यू वर ऑलमोस्ट लाइक कि 90-95% मेरे को सब समझ आ गया था. सो या, एंड उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर मेहनत लगी है, राइट. ऐसे नहीं कि 4 महीने क्लासेस लो और वो सब हो जाएगा. अब मेरा ये क्वेश्चन है दर्शन कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स बहुत जो इंस्टाग्राम पे मेरे को रीच आउट करते हैं या यूट्यूब पे भी क्वेश्चन पूछते हैं या मेरे खुद के स्टूडेंट्स पूछते हैं, एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि मोटिवेशन नहीं रहती ओवर द टाइम. आप पहले हफ्ते मोटिवेटेड हो, दूसरे हफ्ते मोटिवेटेड हो कि हाँ भाई फ्रेंड से पीआर होगी, बट वो इवेंचुअली जाके वियर ऑफ कर जाती है. अब यू आर द प्रूफ कि यू वर नॉट मोटिवेटेड क्योंकि यू वर नॉट लर्निंग फ्रेंच कि हाँ भाई मैंने तो भाषा सीखनी थी, यू जस्ट लर्नड इट फॉर पीआर, राइट. तो हाउ डिड दैट हैपन फॉर यू कि मोटिवेशन को कैसे टैकल किया? सो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन, फर्स्ट मोटिवेशन था कि पीआर लेनी है, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. सेकेंड थिंग व्हाट आई थॉट कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी 2 अलग चीज़ें हैं. इवन दो यू आर मोटिवेटेड, इट इज़ नॉट सर्टेन कि यू वुड स्टे कंसिस्टेंट. मोटिवेशन का ऐसा था कि हर बार जब मन नहीं होता था तो पीआर का सोच के बैठ जाते थे, बट उस वक्त फिर ध्यान नहीं देते थे. बट व्हेन इट केम टू कंसिस्टेंसी, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, फॉर एग्जांपल आज मन नहीं हो रहा, आज नहीं पढ़ना, तो आई वुडंट डू इट. I wouldn't do it. The next day I would feel guilty. I would go back to it, study it. But ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैंने 1 दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, but I would always make sure कि वो तीसरे दिन हमें करना है. अगर वो तीसरे दिन मैंने कर दिया तो फिर वो आदत बन जाएगी. फिर तीसरे दिन हो गया, चौथा दिन मैंने फिर करूँगा ही नहीं मैं फिर. And that's what I noticed in like in other people also, who, like for example if you are studying for something,
इफ़ यू मिस इट वन डे इट्स ओके, इफ़ यू मिस इट फॉर द सेकेंड डे आउट से स्टिल ओके, बट तीसरे दिन आपको बैठना पड़ेगा. तीसरे दिन आई हैड लाइक आई हैड अ रूल कि 2 दिन करना है, आराम करना हो कर लो, तीसरे दिन बैठना है. तीसरे दिन तबीयत भी बिगड़ी हो तो भी बैठो, 2 घंटे करो. 1 घंटा मत करो, 2 घंटे करो. बस वो जो साइकिल आपने ऑन की है कि कुछ नहीं करना है, उसको तोड़ डालो ताकि दूसरे दिन से यू कैन डू इट अगेन. And that was what kept me consistent. Even though I wasn't consistent, I would consider it consistent because I would just come back to it in the end. And when it comes to motivation, I would say कि the best motivator is PR, क्योंकि in the end वही उसी के लिए पढ़ रहे हैं. But ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि I was confused कि इससे होगा कि नहीं होगा. But when I gave my exam, हर बार I would see an improvement. और उसकी वजह से आई वुड बिकम मोर मोटिवेटेड. एंड आई थिंक यू ऑल्सो टोल्ड मी कि जितनी बार दिया है हर बार प्रोग्रेशन हुआ है. एंड जो सेकेंड लास्ट अटैम्प्ट था, मैंने कहा कि मेरा एक में रह गया, उसके बाद ज़्यादा मोटिवेशन आ गई कि नहीं अभी इतना हो गया, अब थोड़ा सा और दैट्स व्हाई आई वाज मोर कॉन्फिडेंट कि इस बार ये 7 की वजह से नहीं आया तो अब 7 लाने ही नहीं, उससे ज़्यादा ही लाने हैं. सो दैट्स व्हाट आई डिड. आई जस्ट पुश्ड थ्रू मोर टू इट क्योंकि हो सकता है, व्हाई नॉट. You just have to put your head into it in the end. But it all depends on your studying. If you study enough, you can finish it off in the first one. But it is, I would say, the exam will catch you off guard. क्योंकि पहले तो you don't know the format, you don't know how quick everything goes. It is tough. And second attempt is ideal for me. But you have to push through it. You have to do self-study. And 90% is self-study. You will guide and you will guide properly. But we have to walk that path in the end. Correct. Even though आपको बेस्ट गाइडेंस मिल जाए, नॉट इवन मी, लाइक अगर आपको वर्ल्ड का बेस्ट फ्रेंच टीचर आगे पढ़ा दे, बट अगर आप स्टडी करके बैठने नहीं वाले स्टडी करने के लिए, देन फिर तो क्या ही होगा. ऐसा एक चीज़ ना, अभी जैसे बिगिनर्स हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, A1 A2 लेवल पे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब ये फेस करते हैं कि अच्छा A1 A2 पे है, मैं कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेवल A1, ठीक है, कंसेप्ट्स पढ़े, A2 पे गए, दे फील लाइक कि ओ A1 का सब भूल गया. तो वो कैसे, लाइक एंड आई नो तुम्हें भी भूलता होगा, बट हाउ डिड यू बिकम कंफर्टेबल विद इट कि हाँ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और या यू एक्सप्लेन मी कि उसको कैसे टैकल किया. मेरे साथ भी सेम चीज़ होती थी कि आई वुड फॉरगेट व्हाट आई लर्नड, बट एज आई सेड आई वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आई वुड अंडरस्टैंड द वाई बिहाइंड इट. कि भाई फॉर एग्जांपल आप वर्क यूज़ कर रहे हैं एज में, तो फिर क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्टफ लाइक दैट. एंड दैट्स व्हाट आई हैड इन द बैक ऑफ माई माइंड कि अगर फॉर एग्जांपल भूल भी गए तो उसको वापस अगर एक बार पढ़ लूँगा तो फिर आ जाएगा. एंड दैट्स व्हाट आई प्लान इवेंचुअली कि ओके A1 ख़त्म किया, A2 का मैंने एक कॉन्सेप्ट किया, तो फिर दैट वीकेंड आई वुड डू अ क्विक गो थ्रू ऑफ A1 एंटायरली एंड द A2 पार्ट. एंड वो मैंने सिर्फ 3 वीक किया था क्योंकि मैंने उतना लंबा खींचा नहीं था. आई वुड मेक टाइम इन ऑर्डर टू स्टडी because I used to work, and with working studying is tough, so I used to sleep very less. And you used to work full time, like that's the thing. लोगों को लग रहा है कि you know you took an off and you were just learning French. You used to work full time. उसके साथ साथ तुमने 1 महीने के अंदर A1 A2 की सब ग्रामर खत्म की and B1 का मोस्ट सिलेबस खत्म किया, right? So yeah, how is that? It is possible because you have done it, right? Yeah, what did you learn, और क्या आपके schedule कैसा होता था? How did you used to do it? So what I understood is कि we never have time. We have to make time for it. If it is important for you, then you will make time for it. मेरा ऐसा था कि I would go in the morning, I would come back at evening around 8 p.m. So मेरा पूरा दिन काम पे जाता था. I didn't have time at all. But I figured कि if I sleep 2 hours late and wake up 2 hours early, I'll have 4 hours. So I sacrificed my sleep for 1 month and I did that. Now the biggest challenge was कि you feel tired, you have headaches, you have a lot of stuff going on because you reduce your sleep. In that case, what I used to do, I used to sleep on the weekends. So weekends for me were like chill. You just go through and you sleep. But weekdays, जब काम करना है तो उसके साथ पढ़ना भी है. क्योंकि that is what we are looking at. What I used to feel कि if I study only on Saturday and Sunday, till the next weekend you will forget what you learned. But if I study on the weekdays, तो जो 2 दिन का गैप हुआ सैटरडे संडे, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मंडे से मैं फिर से शुरू कर दूँगा.
So that's what my plan was. I used to wake up 2 hours early, study, understand, make notes, and I used to sleep 2 hours late, study again, but I would go through because रात को you are tired, you just want to do some exercises and something light which is not that much into your head. जो नए concepts थे वो सुबह करता था, उन्हीं concepts को revise रात को करता था, and that's how I used to read for a whole month. एंड उसी की वजह से आई फील कि वो एक महीना सेक्रीफाइस किया है नींद में, उसके बाद आई डेंट हैव टू सेक्रीफाइस माई स्लीप बिकॉज आफ्टर दैट मैं हर एक जगह फ्रेंच ढूंढता था. एंड दैट्स द थिंग, वो लेवल ऑफ प्रायोरिटी होना ज़रूरी है. अगर वो तुम्हारी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन रही, द थिंग इज़ कि आप फिर कभी सीरियस नहीं हो पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बने व्हेन इट कम्स टू गेटिंग डन विद द एग्जाम एज सून एज पॉसिबल. आई ऑल्सो यूज टू डू एवरीथिंग लाइक एवरी अदर पर्सन डज, लाइक कुकिंग, गेटिंग द हाउस रेडी, जो भी सारे घर की चीज़ें होते हैं, वी ऑल नो कनाडा में कैसे चलता है. आई यूज टू डू ऑल दैट, और फिर भी मैं टाइम निकालता था. आई वुडंट जस्ट गो एंड स्लीप बिकॉज आई एम टायर्ड. आई वुड जस्ट रिमूव दैट टाइम एंड एक ही चीज़ उस वक्त मोटिवेट करती थी कि यही महीना है, निकाल दे आराम से, एक महीना निकल जाएगा, उसके बाद यू आर गुड टू गो. या जब फ्रेंच सीख रहे हो तो बहुत वोकेबलरी आती है, बहुत फ्रेजेस, बहुत नई चीज़ें सीखने को हैं. मतलब ढेरों 10,000 वर्ड्स या बहुत सारे वर्ड्स हैं, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स. तो हाउ डिड यू मेक श्योर दैट वी लर्न ओनली दोज वर्ड्स विच आर हेल्पिंग अस एंड विच आर इम्प्रूविंग आवर ओवरऑल लैंग्वेज एंड कटिंग आउट ऑल द वर्ड्स विच आर, आई वुडंट से कि दे आर नॉट इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस टू डू. बिकॉज सी, द गोल इज CLB 7, द गोल इज नॉट टू मास्टर द लैंग्वेज, इट्स CLB 7. सो वो तो दिमाग में ऑलरेडी होगा. सो हाउ डिड यू सॉल्व दैट इशू? So for that, I would say first of all, you need to know the grammar and you need to have an understanding of how the language works. Uske baad, what I did personally was when I used to read more and listen more. Whenever I used to listen, I used to make sure that transcript mein jo bhi naya ho, I would note it down. And whatever expressions or whatever vocabulary I thought according to me is higher level or sophisticated for TEF, I would just note it down and put a star besides it. So that when I go through my vocabulary, I don't go through everything. I only go to the starred ones. Even though मैंने सारा कुछ लिखा है, I would only go to the starred ones and that's the only thing I would focus on. But eventually जो आप लिखते हो उससे आपको याद रह जाता है. तो जो चीज़ें मैंने स्टार नहीं की उनको मैं लिखता था, उनकी मीनिंग लिखता था, उनके एग्जाम्पल लिखता था, बस सारा कुछ. उसी से ही आई थिंक I used to repeat a lot of words, writing them a lot over the time, but that helped me understand the word and also its meaning easily. और जो starred वाले होते तो उनका तो मैं regularly देखता ही था. So yeah, that's basically what I did. Darshan, एक question. So being an Indian immigrant, being an Indian, okay, is it possible to learn language French in the quickest amount of time possible? Because you have done it, okay, you are approved, but what do you think now कि आपका कैसे इसको लेकर mindset change हुआ? I think it is possible because एग्ज़ाम जब तक मैंने पास नहीं हुआ था तब तक लग नहीं रहा था, बट जब पास हो गया, दैट टू विद इन अ ईयर, आई थिंक इट इज़ पॉसिबल. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर प्लान टू फॉलो एंड यू गो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान. डोंट डिविएट योरसेल्फ एंड यू आर गुड टू गो. Does luck play a role in TEF Canada exam? I think luck does play a role, but it depends. You have to do hard work in order for luck to play a role. That's what I think. I studied a lot in listening and reading. That's when I felt कि जो भी questions आए, I knew each and every one of them. For some reason, I thought कि I have read this before. Why? Because might be luck, no idea. But I felt I have read this before because I used to read a lot, I used to listen a lot, and that's how I think कि unless and until you don't have hard work, you won't have luck. So Darshan, if you were to start all over again, if you were just a beginner who want to learn French now for PR in Canada, what advice would you give to yourself? If I would go back to the same moment, first of all, start it early because I was thinking for like 9 months and then I started it. If I would have started it early, I would have finished it early. Second thing, which I think is important, is we focus on comparing the language with English a lot. And that used to hold me back a lot because English में ऐसा है, French में क्यों नहीं. उसी की वजह से it was tough to understand some concepts. But when we look at it as a different language, we have to also look at all the concepts differently. So that's the thing I would suggest myself, like don't compare the language,
just focus on learning the language. Be curious about the language rather than questioning the language. That's what I would suggest. Yeah. ओके दर्शन, सो सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, पॉइंट्स, CRS स्कोर। पहले कितने थे फ्रेंच के पहले, अब फ्रेंच एग्जाम देने के बाद पॉइंट्स कितने बन गए? It's a really good question, और you will be really happy to know कि PR से पहले I was in the 460 के 470 के बीच की category, which is still not bad for somebody who came after 12th, but not enough to get PR. After French, I am sitting right now at 533 points, a 65 point jump just because clearing TEF. So yeah, there you go. So एक साथ पूरा एक range जंप कर दिया मैंने. करेक्ट। सो अभी तो दो ऑप्शंस हैं, आइदर एक्सप्रेस एंट्री जनरल ड्रॉ आता है, वो भी इससे नीचे आएगा तो तब भी सिलेक्शन हो जाएगी, या फ्रेंच कैटेगरी ड्रॉ आता है उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगी। सो दर्शन, तुमने इतनी मेहनत की, ठीक है, इट टुक अ होल 12 मंथ्स फॉर यू टू क्लियर इट। अब 4 मंथ्स में फ्रेंच कर लो, 4 मंथ्स में कर लो, 5 मंथ्स में कर लो, डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थिंक कि इट इज़ पॉसिबल टू डू इट इन 4 to 5 मंथ्स? अगर नहीं, हाँ या नहीं, चलो ठीक है, हाँ या नहीं, उसके अलावा तो लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में कितना पॉसिबल होगा? क्योंकि फॉर यू इट टुक 12 मंथ्स, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में हाउ मच मंथ्स इट इज पॉसिबल टू क्लियर टेफ कैनेडा एग्जाम? आई थिंक 4-5 महीने में आप सिर्फ ग्रामर ही सीख सकते हो. उसके अलावा एग्ज़ाम के रिलेटेड एग्ज़ाम को क्लियर करना है वो नहीं हो पाएगा. फॉर मी पर्सनली आई फेल्ट कि जब मैंने 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम दी थी, आई रीच्ड CLB5 रियली ईजीली. उतना नहीं हो था कि CLB5 आ गया, बट इट वॉज ईजी. बट फ्रॉम दैट CLB5 to 7 mark, you have to have a proper plan, you have to have a proper mentor, and you also have to make sure you don't deviate from the plan. So only then I think you can finish it even less than a year. Instead of 12 months, you can also go for 9 months, 10 months. But it all depends on you as a person, how much you are ready to give in. If you are ready to give, for example, more than 5 hours a day, go for it for sure. But you have to make sure that if you do those 5 hours, all those 5 hours should be quality hours, not just, I read it and left it. If you read it, you should know 99% of what is written in there. I would say 100%, not even 99. Yeah. सो तुम्हारा ये ओवरऑल फ्रेंच लर्निंग जर्नी में एनवायरमेंटल फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स ने कितना पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट किया होगा? So I would say it was a mix of both. I had some people telling me कि नहीं हो सकता है, go for LMI. I had some people telling me yes, why not, do whatever you think is possible, go ahead. For me, the best thing was कि I told my family that I am going for this route and this is the best thing which I think will help me get PR and help me in the future also. And my parents especially and my siblings, everybody understood what I wanted to do and they all supported me. Me passing the exam shows how much they supported me because they were more happy than me when I passed. That's a good thing. The second thing what I would say is there are a lot of negative people, like they will say ki nahi ho sakta, it is a whole new language, how is it possible for somebody who doesn't know to finish it within a year, this and that. But in the end, I think you need to know how much you are capable of. If you think you can do it, go for it. If you think it's not possible, I would say consult somebody. What are the best options you have? For me, I had a lot of options. Like I could have gone for Francophone mobility, I would have gone for LMIA. I can also go to a different province. But in the end, it's up to you. What best option do you think is good for you? I would have gone for CLB5 right away, like for Francophone mobility right away to extend my work permit. But I was like, why go for 5 when you can go for 7 and get PR? Okay, so walk us through your day. जब TEF कैनेडा का एग्जाम देने जा रहे थे, how did you start? How was the morning? And what was your mental state? And overall exam कैसा गया? How did they lead you through this overall exam? Talking about the day, first of all, I wasn't well, as you know, so I didn't go as in full confident, but I was confident because I knew that I would be able to give a really good performance in the exam itself. So first of all, when I reached there, they have everything well organized. Like you get yourself registered, they can take a picture of you, then you have to wait for some time, then you sit in front of your desk where you have to give the exam for the next 3 hours, and they give you all the instructions regarding TEF. कौन से section में क्या आएगा, कौन से section में क्या नहीं आएगा, and stuff like that. If you will be getting a pen and paper to note down your stuff that you want to do. So that was basically it. उसके बाद exam time पे you give first reading exam, then you give listening exam, then you can have a small break, and then you can go for the writing exam. Once the writing exam is done,
you are given a slot for speaking, and at that point you can give your speaking and you're basically done. But the management I would say is really good because it's similar to IELTS, like how IELTS is well organized. Even TEF Canada is also well organized. Like any issues you have, they will help you out. One of my friends had a technical issue. For that friend was awarded an extra exam date of no cost, which is a really good thing, and that's good. And the examiners are also really helpful. They will first ask you, like, do you understand each and every word or not? In IELTS it's not possible, but in French they do, and they ask you pretty much, if this is the word you don't understand, we'll explain it to you. Obviously they will explain it in French, but you still understand what they're trying to say, and then you can speak accordingly. So I think format wise and the experience wise, it is much better than IELTS. Yeah. For writing in TEF Canada, do we get any keyboard, or how is the writing possible? For writing, I would say there is a internal virtual keyboard, like for the accents, which you can use. In my case, I did use the virtual keyboard, but for some accents which are really common, I memorized some shortcuts. Because when I gave my first attempt, I found out that they had this kind of computer, this and that, and that's why I learned some shortcuts just to know if it's possible or not. And when I tried those shortcuts, it worked, and I was like, okay, that gave me speed to get it done. And here is the shortcut on the screen. Talking about the exam, is it pen and paper or is it computer? And in how much time do we get the result once we give the exam? So the exam is computer based fully. There is no paper based option for it, just computer based. And the result, they mention on the website that you get it after 3 to 4 weeks. But for some reason in Canada, you receive it within a week or two. In my case, I got it within 2 days. In my friend's case, she got it after a week. So I would say between 2 days to a week. Yeah. And recently Harleen cleared her exam as well. For her it took like 8 days, right? But positively she cleared it, so that's good. Darshan, thank you so much for shedding light on this whole TEF Canada, your journey and your process, how you learned it and how Frenchify helped you learning French as well. And all the best to you and all the best to everyone who are learning French, and I hope everyone does well. Keep on studying hard, and we'll see you everyone in the next one. Thank you so much for having me. Yeah, thank you.